ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। हमारे जो लास्ट का जो सेशन हुआ था वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी बच्चों की, कमेंट्स आए थे यूट्यूब पर भी कि सर इसी सीरीज़ को जारी रखिए, आगे से आगे बढ़ाइए इस सीरीज़ को। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ में आज प्रेजेंट हूँ फिर से सीरीज 2 के साथ में। पिछली बार हमने देखा था कि ऑप्शनल क्या होता है, किस टाइप से इसका पेपर होता है, यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है उसके अंदर किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, क्या मार्क्स दिलाता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में बढ़ेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऐप पर भी काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में और यूट्यूब पर भी काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। एकदम बढ़िया हूँ मैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके, इससे पहले की क्लास नहीं कर पाए, ऐप पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, ज्योग्राफी का भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, इस टाइप से दो पेपर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पेपर 1 जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, दो एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यानी बेसिकली जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो पेपर 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और पेपर 2 जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी पर इसका अप्लाइड पार्ट होता है। यानी हम पेपर 1 में जो कुछ भी पढ़ते हैं, पेपर 1 में जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े होते हैं, जो जो भी संकल्पनाएं हमने पढ़ी होती हैं, अवधारणाएं हमने पढ़ी होती हैं, वो सारी अवधारणाएं क्या भारत में फिट बैठती हैं, क्या भारत पे अप्लाई होती हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं पेपर 2 वाले पार्ट में, जहां हम इंडिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से इस पेपर को जाना जाता है, भारत के भूगोल के रूप में इस पेपर को देखा जाता है, पेपर 2 को। तो पेपर 2 में वो सारे पार्ट आते हैं जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। यानी पेपर 1 और पेपर 2 की अपने आप में एक कनेक्टिविटी है। ऐसा आपको लग सकता है कि पेपर 1 जो है वो अलग है, पेपर 2 जो है वो अलग है, दोनों के सिलेबस जो है लिखे हुए हैं वो अलग हैं, लेकिन ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ देखने से, मोटा मोटी देखने से ऐसा लग सकता है। लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं, जब आप गहराई में जाते हैं, तो गहराई में आप देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 आपस में इंटरकनेक्टेड है। पेपर 1 में जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब कुछ अप्लाई होगा पेपर 2 के अंदर। तो पहले पेपर 1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहां अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो पेपर 1 में भी 10 सब टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं और पेपर 2 में भी 10 सब टॉपिक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक सब टॉपिक पर एक एक सेशन करेंगे। जैसे कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो पेपर 1 के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सेकंड टॉपिक जो होगा वो हम सेकंड सेशन में, कल के सेशन में कवर करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे एक एक सेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि एक बड़ा सेशन में 4-5 घंटे का रखूं, उससे ज्यादा अच्छा, वो बोरिंग भी हो जाता है काफी हद तक। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसको छोटे 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 हिस्सों में बांटते हुए चलें और सिलेबस को एकदम अच्छे से, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलें। ओके, तो करें स्टार्ट। फुल सिलेबस डिस्कशन यूट्यूब पर ही कराएंगे। हाँ, पूरा सिलेबस डिस्कशन यूट्यूब पर भी मिलेगा, आपको ऐप पर भी मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेपर 1 को देखें, पेपर 1 और पेपर 2, कई बार बच्चों के दिमाग में ये बात भी रहती है
कि पेपर वन ज्यादा टफ है, पेपर टू ज्यादा इजी है। कुछ बच्चों को पेपर वन ज्यादा इजी लगता है, पेपर टू ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि पेपर टू में अप्लाइड पार्ट आ जाता है, पेपर वन में सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। कई बार बच्चों को क्या कंसेप्ट समझना इजी नहीं लगता है, जो बच्चों को वो पेपर वन को टफ समझते हैं कि कंसेप्ट नहीं समझ आता है या रटाफिकेशन चलता नहीं है थोड़ा, पेपर टू में हम थोड़ा रट के काम चला लेते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। बट बेसिकली एक बात को समझ लीजिए कि दोनों पेपर 250-250 नंबर के हैं, यानी 250 मार्क्स हमें पेपर वन भी दिलाएगा और 250 मार्क्स जो है वो पेपर टू भी दिलाएगा। तो कोई बच्चा ये समझे कि पेपर वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर टू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या पेपर वन कम इंपॉर्टेंट है, पेपर टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो मानसिकताएं आपके दिमाग में आती हैं इन सबको पहले पीछे छोड़ करके आना चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर आपके दिमाग में ऐसा भ्रम जो है वो किसी ने पहले से बिठा दिया है, अभी आपने सिलेबस तो देखा नहीं है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सिलेबस देखा नहीं है उससे पहले ही कई बार क्या होता है, कई भ्रांतियां, कई सारे मिथ जो है वो दिमाग में बिठा लिए जाते हैं कि पेपर वन ज्यादा टफ होगा, पेपर टू ज्यादा इजी होगा, या कई सारे बच्चों को ऐसा मिसगाइड करने वाला मिल जाता है कि पेपर वन ज्यादा इजी होगा, पेपर टू ज्यादा टफ होगा। अलग अलग चीजें आपको सिखा दी जाती हैं, तो उन सारी चीजों को पहले ही अलग साइड पे छोड़ करके फिर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पेपर वन भी 250 मार्क्स का है, 3 घंटे में ही हमें पेपर करना है, और पेपर टू भी 250 मार्क्स का है, 3 घंटे में ही हमें पेपर करना है, यानी दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रहेगी। हाँ, अगर मैं समझने की बात करता हूं तो डेफिनेटली पेपर वन और पेपर टू में एक इंटर रिलेशन हमें देखने को मिलता है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा समझना बहुत बड़ी गड़बड़ होगी कि पेपर वन एक पूरा अलग सिलेबस है, पेपर टू पूरा एक अलग सिलेबस है। अगर आप ये सोच करके बैठेंगे तो भी बड़ी गलती करेंगे आप। जब आप हम टोटल जितने भी सेशन हम करेंगे उन सेशन में आप देखेंगे कि सबकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी है। इवन दैट यहाँ जो आपको अलग अलग पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, अभी इन सबको डिस्कस करते हैं हम आगे फर्दर, लेकिन इन सब अलग अलग पॉइंट्स के बीच में भी आपस में इंटर रिलेशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेबस में सब कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है। ये बात जो है वो आप वैसे भी यूपीएससी जीएस में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आप समझ ही जाते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से कनेक्टेड कहीं ना कहीं होती ही होती है, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से कनेक्ट होती ही होती है, सभी सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वैसा ही यहाँ इस पर्टिकुलर पेपर के सिलेबस में भी हमें देखने को मिलेगा कि सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। ओके, चलिए। अब देखिए पेपर वन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेजरली दो पार्ट जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। एक पार्ट देखने को मिलता है हमें फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी में जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक भूगोल, यानी फिजिकली प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, यानी हम जैसे ही अगर हमारे हम इस तरीके से इसको देखें कि नेचर में, प्रकृति में जब हम जाते हैं, जो कुछ भी हमने बसाया है, घर हमने बनाया है, सड़कें हमने बनाई हैं, उनको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, फिलहाल मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ उसमें उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो आगे देखेंगे उन सब चीज़ों को। लेकिन अगर मैं पूरी तरीके से नेचर में अगर जाऊं, प्रकृति में अगर जाऊं, तो भौतिक रूप से फिजिकली मुझे क्या क्या दिखाई देता है, वो सारा पार्ट जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कवर होता है। फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पार्ट अपने आप में हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूं तो जैसा मैंने बताया 10 पॉइंट जो है, 10 सब टॉपिक्स जो हैं वो हमें इस पेपर वन में देखने को मिलेंगे। उन 10 सब टॉपिक में से 5 सब टॉपिक जो है इसके अंदर आने वाले हैं, यानी आधा पेपर वन जो है इसी फिजिकल ज्योग्राफी वाले सेक्शन के अंदर कवर होने वाला है। बीपीएससी पर भी ध्यान दे, बीपीएससी में भी काम आएगा। देखिए ज्योग्राफी पर्टिकुलर जो मैं अभी सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपको बहुत हद तक मैं बहुत ज्यादा जगह पर ये भी डिस्कस करूंगा कि हम जीएस में क्या पढ़ रहे होते हैं और ऑप्शनल में क्या पढ़ रहे होते हैं। तो आपको जीएस वाला पार्ट का भी आइडिया लगेगा कि ज्योग्राफी जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो हमारा क्या एस्पेक्ट होता है, और जब ऑप्शनल में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा क्या एस्पेक्ट होता है, दृष्टिकोण में क्या अंतर आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो भी डेफिनेटली ज्योग्राफी हर सिलेबस का पार्ट होता है, ऐसा कोई नेशनल या स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं होता जिसमें ज्योग्राफी ना आता हो। तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इस पेपर डिस्कशन में या सिलेबस डिस्कशन के अंदर हमें मिलने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ओके, ओके,
तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी फिजिकली भौतिक रूप से जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई देती है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कवर होती हैं। और इसको मेजरली यूपीएससी ने साफ साफ 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए ये कुछ भी यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, मेरी मर्जी से एक लाइन भी यहाँ पर नहीं लिखी है। सब कुछ जो यूपीएससी के सिलेबस में प्रिंटेड है एज इट इज मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने का एफर्ट जो है वो यहाँ पर कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो है वो आपको कर रहा हूँ कि लिखा हुआ तो सब कुछ है लेकिन फिर भी बच्चों को समझ नहीं आता कि करना क्या है, इसमें क्या समझना होगा, क्या टॉपिक्स कवर होंगे, किस तरीके से तैयारी करनी होगी, ये नहीं समझ आता। तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर में देखने को मिलता है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको कि हम आज डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू, हिंदी में इसको कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान, यानी भू यानी जमीन, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो जमीन, और उसकी आकृति, उसका जो शेप है। मॉर्फो वर्ड जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जियो वर्ड का मतलब भी होता है अर्थ, पृथ्वी जो होती है हमारी, इसके लिए जियो वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। मॉर्फो वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है वो मॉर्फो वर्ड का मतलब भी होता है शेप, आकृति, हिंदी में इसको कह रहे हैं आकृति। भूमि जो है, जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसका शेप कैसा है, आकृति कैसी है। आकृति कैसी का मतलब आप इसको हो सकता है कि ये सोचेंगे कि सर पृथ्वी तो गोल है, इसमें क्या पढ़ना है, सिलेबस में इतना बड़ा पॉइंट डाल दिया है जियोमॉर्फोलॉजी कि पृथ्वी तो गोल है। हमें ही पता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे, छठी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे, इसमें क्या यूपीएससी ने कौन सा तीर मार दिया जो ऑप्शनल के अंदर पहला पॉइंट ही डाल दिया जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब ये, अगर ये वर्ड जो है वो इतना सा ही हमें एक्सप्लेन कर पा रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की आकृति कैसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की आकृति को ही डिफाइन करेगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ का शेप कैसा है, आकृति कैसी है, उसी को डिफाइन करेगा। वो आकृति ऐसी क्यों है उसके पीछे भी जाएगा, हर चीज के कारण के पीछे जाती है। ज्योग्राफी जनरली एक साइंस की एक ब्रांच आप इसको मान सकते हो, और इसके अंदर जनरली साइंस का काम ये होता है हर चीज के कारण को पता लगाना। यहाँ पर भी हर चीज के कारण को पता लगाने की कोशिश जो है वो की जाती है। यानी सिलेबस का ये पार्ट, अगर अर्थ का शेप कहीं डिफरेंट है, कहीं माउंटेन दिखाई दे रहा है, कहीं पर्वत दिखाई दे रहा है, तो पर्वत होता है, ये बात तो हमें दिखाई देती है नेचुरली, जब भी हम जाकर के प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर एक पर्वत खड़ा है, ये चीज हमें दिखाई तो दे रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण होंगे, जनरली इसके पीछे क्या कारण होंगे, किस कारण से यहाँ पर ये बना होगा, उन सब कारणों को खोजने का जो प्रयास किया जाता है, वो एफर्ट्स जो किए जाते हैं उसके पीछे के रीजंस को, कॉजेस को खोजने के, वो भी इंक्लूड होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन के अंदर वो सारा पार्ट भी इंक्लूड होता है। सेकंड पार्ट आता है क्लाइमेटोलॉजी। अभी जियोमॉर्फोलॉजी में आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, इसी को आज के सेशन में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया टोटल 20 टॉपिक्स हैं, पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं, तो 10 में से एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट आता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। अगेन देखिए, लॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब ही होता है स्टडी करना, लॉजी शब्द जो है उसका मतलब ही होता है स्टडी करना। हिंदी में भी देखिए विज्ञान, विज्ञान या साइंस जो है वो क्या करना चाहता है, हर चीज के पीछे के कारणों को निकाल करके लाना चाहता है। तो ये जो सब टॉपिक है ये आपके सामने उन सारे कारणों को निकाल करके लाएगा जिनकी वजह से क्लाइमेट में डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, जलवायु में अंतर जो हमें देखने को मिलते हैं। किसी जगह की जलवायु ठंडी होती होगी, वहां का तापमान ठंडा होता होगा, वहां पर बारिश कम होती होगी या ज्यादा होती होगी, किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादा रहता होगा, किसी जगह पर बर्फ ही गिरती होगी, हमेशा ठंडा रहता होगा, किसी जगह पर रोज बारिश होती होगी, किसी जगह पर सिर्फ कुछ महीने बारिश होती होगी। जैसे भारत में बात करें तो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड है जिस समय पर बारिश होती है, सब पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है लेकिन भारत में ऐसा होता है। तो ये सब जो क्लाइमेट में डिफरेंस हमें दिख रहे हैं, जलवायु में जो अंतर हमें दिख रहे हैं, ये सब जलवायु के अंतर क्यों होते होंगे। सबसे पहले हम कारण जानेंगे क्यों होते होंगे, दूसरा हम जानेंगे क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसका इंपैक्ट क्या होता होगा, और तीसरी चीज हम इन सब चीजों को एक और पार्ट से कनेक्ट करेंगे। सेकंड सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, यानी हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता होगा। चाहे मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूं चाहे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं, क्लाइमेट का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आता होगा, हम किस तरीके से प्रभावित होते होंगे, क्या हमारी वेशभूषा एक जैसी होती होगी सब जगह पर, क्या हमारा जो रहन सहन है, पहनने का जो ढंग है, खाने का जो ढंग है, क्या सब जगह पर एक जैसा होता होगा, डेफिनेटली नहीं। तो कुछ डिफरेंस तो होंगे, डिफरेंस किसकी वजह से आते होंगे, क्या अंतर आते होंगे, वो सब अंतर यही छुपे हुए हैं, इन्हीं सारों चीजों के अंदर छुपे हुए हैं कि वो सब चीजें क्यों डिफरेंट होती होगी, वो सब चीजें क्यों अलग होती होगी।
सर मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, क्या अभी से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? सर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, क्या अभी से कर दूं? इसमें कुछ पूछने वाली बात है क्या? ये भी कुछ पूछना पड़ता है हमें। नेक्स्ट आता है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान यानी ओशिन्स की जो दुनिया है, समुद्र की जो दुनिया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ की अंदर की दुनिया जो है वो किस टाइप की होती होगी। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी जो है वो तो हम हमेशा बहुत लंबे समय से देखते आए हैं। नेचर में क्या क्या चीजें हैं, लंबे समय से मानव जो है वो देखता आया है। क्लाइमेट जो है उसको लंबे समय से फील करता आया है, अनुभव करता आया है। लेकिन ओशियंस की दुनिया बहुत ज्यादा हम नहीं जानते थे। जितना हमारी नावें जो है सरफेस सरफेस पर चल लेती थी, उतना उतना हमें पता होता था। जब से सबमरीन बनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर जब से सबमरीन बनी, तब से समुद्र के अंदर की दुनिया जो है उसको भी एक्सप्लोर किया जाने लगा। पनडुब्बियों के द्वारा समुद्र के अंदर की दुनिया को भी एक्सप्लोर किया जाने लगा। तो यहाँ पर ज्यादा हम कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए। पिछले 70-80 सालों में जो एक्सप्लोरेशन हुआ है बस वही हो पाया है। ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन जो है यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ स्कोप भी बहुत है, पढ़ने का स्कोप जो है, जानने का स्कोप जो है वो भी बहुत है। साथ ही जो चीजें हम अभी तक जानते हैं ओशियंस की दुनिया में, ओशियंस के बारे में आपको ऐसा लग सकता है कि ओशियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की दुनिया होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इस समुद्र विज्ञान का प्रभाव जलवायु पर हमें देखने को मिलेगा। ओशियन कपल्ड ऑसिलेशंस हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, अभी अभी रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा ट्रिपल डिप लानीना। लानीना के अंदर ट्रिपल डिप जो है वो हमें देखने को मिला है। ये लानीना क्या होता है? ये लानीना जो है वो ओशियंस और क्लाइमेट के बीच में एक रिलेशन है, एक टाइप का रिलेशन है, एक टाइप का संबंध है, जिसको हमने कुछ नाम दे रखा है। कुछ रीजनल लैंग्वेज के अंदर नाम दे रखा है कि ये ईसा मसीह की छोटी बहन है। छोटा इशू जो है वो प्रकट हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो हमें ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल जाता है। लानीना एक पर्टिकुलर पैसिफिक ओशियन में होने वाली एक घटना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमें पूरी दुनिया पर, ग्लोबल लेवल पर, पूरी अर्थ पर देखने को मिल जाता है। यानी अगेन जैसा मैं आपको बताया था, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये इस पर इम्पैक्ट दिखाएगा, ये इस पर इम्पैक्ट दिखाएगा, ये इस पर इम्पैक्ट दिखाएगा, ये इस पर इम्पैक्ट दिखाएगा। सबका आपस में एक दूसरे के अंदर रिलेशन है, एक दूसरे के अंदर संबंध है, और उन संबंधों को भी हमें खोजना है। जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको पढ़ते हैं, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आता है, क्या प्रभाव आता है एक दूसरे के ऊपर। ह्यूमंस के ऊपर तो इम्पैक्ट आता ही है, वो तो हमने अभी बात करी है कि ह्यूमंस के ऊपर, मानव के ऊपर इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आपस में क्या इम्पैक्ट आता है इनका, वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब हम ऑप्शनल के अंदर तैयारी करते हैं तो आपस में भी इनके रिलेशन को हम देखते हैं। इसके अलावा बायोजियोग्राफी, जीव भूगोल। देखिए, अभी आपने भू आकृति विज्ञान देखा, आपने क्लाइमेटोलॉजी देखा, आपने ओशिनोग्राफी देखा। ये तीन एलिमेंट जब तक नहीं मिलते तब तक हमें बायोटिक एलिमेंट देखने को नहीं मिलता। जब तक हमें लैंड एलिमेंट देखने को नहीं मिलता, बिना जमीन के जीवन संभव नहीं है। जब तक हमें क्लाइमेट यानी एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, ये लिथोस्फीयर है हमारा स्थल मंडल, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है जल मंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ये तीनों जब तक नहीं मिलते तब तक हमें लाइफ जो है वो देखने को नहीं मिलती। उस लाइफ को हम कहते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो ये बायोस्फीयर क्योंकि हमारी अर्थ पर है, पृथ्वी पर है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना होगा, इन तीनों का इंपैक्ट कैसे आया होगा, इन तीनों का प्रभाव कैसे आया होगा कि हमें जीवन जो है वो अर्थ पर देखने को मिल रहा है। जब हम मार्स पर जाते हैं वहां तो नहीं देखने को मिलता, या मून पर जाते हैं वहां तो नहीं देखने को मिलता। वहां जाकर के सब यही ढूंढते रहते, पानी है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है, लाइफ है कि नहीं है। दूसरे किसी भी प्लेनेट पर जब भी हम जाने की सोचते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि क्या लाइफ है या नहीं है। लेकिन आप दूसरे प्लेनेट्स के बारे में बाद में सोचो, पहले अपने प्लेनेट के बारे में तो देखो। अपने प्लेनेट पर लाइफ है। जो दूसरे प्लेनेट से या हमारे सोलर सिस्टम में, तो हम ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल अभी तक नॉन कोई ऐसा प्लेनेट या उसका सैटेलाइट नहीं है जिस पर की लाइफ देखने को मिल रही हो वर्तमान में। ऐसे एविडेंस जरूर मिलते हैं कि पास्ट में कभी रही होगी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जीवन हो ऐसा कोई प्लेनेट या ऐसा कोई सैटेलाइट उपग्रह हमें देखने को नहीं मिलता। तो पृथ्वी पर ऐसा क्या खास है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या विशेषता है कि ये तीनों चीजें इस तरीके से कंबाइन हुई है कि यहाँ पर जीवन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर जीवन लाइफ देखने को मिल रही है
तो उस पर इनका इम्पैक्ट कैसे आता है। अगर किसी जगह पर पानी कम हो जाए तो लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आता है, पानी ज्यादा हो जाए तो लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आता है, हवा कम हो जाए तो लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आता है, हवा ज्यादा हो जाए तो लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आता है, जमीन ना हो तो क्या इम्पैक्ट आता है, जमीन हो तो क्या इम्पैक्ट आता है। मतलब इन सबके बीच में रिलेशन, इन सबके बीच में संबंध किस टाइप का है, ये हम देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर, और प्रैक्टिकली उनको देखते हैं। जैसे कि मैप के साथ में, मैपिंग के साथ में, मैपिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है हर पार्ट में, हर पार्ट में। आप ये मत सोचना बिना मैपिंग के इनमें से किसी को भी पढ़ा जा सकता है। पहले ही बता देता हूँ, जितना भी सिलेबस, जितने भी 20 सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सब मैपिंग के साथ ही होते हैं। बिना मैपिंग के अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और हमारा काम हो जाता है, संभव नहीं है। मैपिंग के साथ में इन सबको हमें डिस्कस करना रहता है। तो बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल, लाइफ कहां पर किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है, लाइफ किस प्रकार से सर जी जियोमॉर्फोलॉजी जो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, क्या उससे ज्यादा पढ़ना होगा ऑप्शनल पेपर में। वो इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ये इंडियन ज्योग्राफी नहीं है। ये पेपर 1 जो है वो, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपका अभी आएगा, मुझे पता है कि सर ऑप्शनल में और जीएस में क्या डिफरेंस होगा, जीएस में भी तो हम यही सब कुछ पढ़ते हैं, ऑप्शनल में भी आप यही सब चीजें बता रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ होता होगा। डिफरेंस होता है, जीएस में जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम ही क्या है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य रूप से हमें पढ़ना होता है, यानी उस फैक्टर को, जिस भी चीज को, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी सब टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उस सब टॉपिक का ज्यादातर फोकस हमारा ये रहता है कि ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट होता होगा, मानव पर क्या प्रभाव होता होगा, ज्यादातर हम इस चीज पर फोकस्ड रहते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शनल में आते हैं, तो ऑप्शनल में हम उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक की स्पेशलिटीज में जाने का प्रयास करते हैं, उस टॉपिक के अंदर क्या होता होगा, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट सोचने की कोशिश करते हैं। जबकि जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो एज ए सिविल सर्वेंट सोचने की कोशिश हम करते हैं। यानी जीएस में जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मैं न सिर्फ ज्योग्राफी पर अप्लाई करूंगा इसे, आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो, आपका ऑप्शनल पीएसआईआर हो, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री हो, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, सब जगह ये अप्लाई होगा कि जब आप उसको जीएस वाले पार्ट में पढ़ रहे होते हैं तो आप एज ए सिविल सर्वेंट की अप्रोच से उसको पढ़ते हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। जबकि जब आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ऑप्शनल में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको एज ए स्पेशलिस्ट आपको देखना होता है, एज ए स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के रूप में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विद्यार्थी के रूप में आपको उसको पढ़ना होता है। यानी अब आप ये मान के चलिए कि जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, और ज्योग्राफी को इन डेप्थ पढ़ना है। जबकि आप जब जीएस में पढ़ रहे होते हैं, तब आप सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, आप एट द सेम टाइम हिस्ट्री के भी स्टूडेंट होते हैं, सेम टाइम पॉलिटी के भी स्टूडेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही पढ़ना होता है जितनी हिस्ट्री पढ़नी होती है, जितनी ज्योग्राफी पढ़नी होती है, जितनी एनवायरनमेंट पढ़नी होती है, जितनी इकोनॉमी पढ़नी होती है। तो वहां पर आप उसको जीएस के दृष्टिकोण से देखते हैं, यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट के लेवल पर देखते हैं, एक विशेष व्यक्ति के रूप में, कि हाँ आपने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी को ही ऑप्ट किया है और ज्योग्राफी में ही आपको स्पेशलाइजेशन जो है वो करना है। जनरली हम इसको ग्रेजुएशन लेवल तक की ज्योग्राफी मानते हैं जनरली। लेकिन ये यूपीएससी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर, वो आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं मान सकते। जनरली ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स होता है, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक हमें पढ़ना होता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में नहीं होता है, और बहुत कुछ इस सिलेबस में ऐसा भी होता है जो जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स से भी ऊपर के लेवल तक का भी होता है, यानी मास्टर्स लेवल का भी होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हम क्राइटेरिया नहीं डिफाइन कर सकते कि जिसने ज्योग्राफी ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी की हो या बीए किया हो ज्योग्राफी के अंदर, उसके लिए सिलेबस बहुत आसान होगा, नहीं होगा। इफ एंड बट्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर एडिशनल या कुछ ना कुछ चीजें वहां पर एडिशनल आपको देखने को मिल सकती हैं। तो डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली आता है जब भी आप इसको अपने यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेबस से कंपेयर करेंगे। और सिलेबस में तो आपको फिर भी ऐसा लग सकता है, टॉपिक को देख करके ऐसा लगता है ओशिनोग्राफी तो हमारे ग्रेजुएशन में भी होती है, मास्टर्स में भी होती है, तो वही तो चीज़ यहाँ पर भी होगी। अप्रोच अलग होगी, डिमांड जो है सब्जेक्ट की, क्वेश्चन की, वो अलग होगी, वो वैसी नहीं होगी जैसा कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर देखते आए हो। ओके।
सर जो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी लिया हो अगर ऑप्शनल कर रहा है तो उसका तो कॉलेज का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और एक अलग नेक्स्ट लेवल पर होगा। जनरली जो भारत में टॉप इंस्टीट्यूट जो हम देखते हैं जैसे कि डीयू को हम देखते हैं, जेएनयू को हम देखते हैं, उस लेवल पर जरूर जा करके काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो आपकी हो जाती है। वरना नॉर्मली जो हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं जो स्टेट लेवल पर होती हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हमें लोकल लेवल पर देखने को मिलती है, उनमें उतना अच्छा लेवल हमें नहीं देखने को मिलता। सिलेबस भले ही सेम टू सेम लाइन टू लाइन हम यूपीएससी का सिलेबस देखें, वहाँ ग्रेजुएशन का सिलेबस देखें, सर ये पॉइंट तो यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो पढ़ने का लेवल है, जो आपका बौद्धिक स्तर जो बन पाता है, वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता है उन यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वो पार्ट जो एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता होगा। एनवायरनमेंट क्या होता होगा सर? हमारे आसपास का परिवेश होता होगा। आप जो अभी तक ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की डेप्थ में जाते हैं तो एनवायरनमेंट एक लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, एक जीवित जीव जो होता है, वो अपने आसपास के जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जीवित जीव और अजीवित जीव, अजीवित कारक जितने भी हमें देखने को मिलते हैं, उन सब के साथ में जो इंटरेक्शन करता है, उन सब के साथ में जो उसकी अन्योन्य क्रियाएं चलती हैं, वो सारा पार्ट एनवायरनमेंट के अंदर आता है। यानी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम फिर से इन चारों के बीच में इंटर रिलेशन देख रहे होते हैं। ये जो खास तौर से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव है, जो बायो जियोग्राफी है, जैव भूगोल जो है, उसका इन सब के साथ में रिलेशन और उसका अपने खुद के साथ में रिलेशन, ये सारा रिलेशन जो है वो हम देख रहे होते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर। यानी फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, सबका आपस में बहुत जबरदस्त इंटरकनेक्शन है और उस इंटरकनेक्शन को स्टडी भी करना है। ऐसा नहीं कि इंटरकनेक्शन है हमें पता है सर, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ने नहीं वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम उसको स्टडी भी करने वाले हैं, बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में उन सबका अध्ययन जो है वो हम करने वाले हैं। फिर ये तो पूरा पार्ट होता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का। लेकिन ये जो भौतिक भूगोल वाला जो पार्ट है, क्या इसको कोई फैक्टर प्रभावित करता है या इसकी वजह से कोई और प्रभावित होता है? प्रभावित होने वाले बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंस होने वाले, इफेक्टेड होने वाले बहुत सारे दूसरे जीव जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उन सारे जीवों में से एक जीव जो हम हैं, जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं, वो ह्यूमन के ऊपर इन सब का क्या इम्पेक्ट आने वाला है, इन सब का क्या प्रभाव आने वाला है हमारी डेली लाइफ के हर पार्ट पे, हर पार्ट पे। हाँ, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो हो, चाहे वो हमारा हिस्टोरिकल सिनेरियो हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकल सिनेरियो हो, हमारा एनवायरमेंटल सिनेरियो हो, पोल्यूशन वाला सिनेरियो हो, वॉट कोई भी सिनेरियो हो, सब पर इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर आता है, ह्यूमन का इम्पैक्ट इस पर आता है। तो उस ह्यूमन पर आने वाले इम्पैक्ट को अगेन हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके फिर पढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके फिर पढ़ते हैं। ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लास ली हुई है, हाँ बिल्कुल, आपका भी पेपर टू कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा। ओके, तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी को देखने का पर्सपेक्टिव क्या होगा हमारा? बहुत सारे पर्सपेक्टिव अलग अलग लोगों के अलग अलग रहे हैं, अलग अलग। जैसा मैंने आपको बताया, अब हम जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एज ए स्पेशलिस्ट स्टूडेंट, ज्योग्राफी का ही हम स्पेशलिस्ट स्टूडेंट है, और वहां जाकर के हम देख रहे हैं कि लोगों का नजरिया क्या रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी को देखने का, मानव भूगोल को देखने का नजरिया जो है, संदर्श जिसको हिंदी में कहते हैं, संदर्श जो है वो क्या रहता है, नजरिया क्या रहता है, पर्सपेक्टिव क्या रहता है। वो पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं, नजरिए जो हैं वो क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमी हमारा एक बहुत बड़ा भाग जो है वो बन चुका है। किसी जमाने में हम बार्टर सिस्टम को काम में लेते थे, तू चावल ले ले, मैं तुझे गेहूं दे देता हूं, अपने दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ किससे चलता है? रुपये से चलता है। वो पैसा जो है, वो रुपया जो है, वो कैसे प्रभावित होगा? वो रुपये का जो लेन देन है, वो सारी इंटरेक्शंस जो चल रही है पैसों की या डॉलर की, अलग अलग करेंसीज जो हम देखते हैं, उन सब का जो लेन देन चल रहा है, वो सब कैसे प्रभावित होता होगा इन सब की वजह से। ये सारी चीजें जो है, इन सब की वजह से कैसे प्रभावित होता होगा, ह्यूमंस की वजह से कैसे प्रभावित होता होगा, मानव की वजह से भी तो प्रभावित होगा। हम कोई डिसीजन लेंगे तो हमारा पैसा जो है वो कुछ अलग तरीके से प्रभावित होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हम कोई और दूसरा डिसीजन ले लेंगे जो गलत हो सकता है या अच्छा हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली पैसा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है।
तो डेफिनेटली हमारा इम्पैक्ट जो है, जो हमारा जो लेन देन हो रहा है, जो हमारा इकोनॉमी जो चल रही है, हमारी जो करेंसीज चल रही हैं, जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं जो हमें देखने को मिल रही हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव जो है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है, वो सब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पार्ट में। देन जनसंख्या और बस्ती भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। किसी जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती, किसी जगह पर कम देखने को मिलती, क्यों होता होगा ऐसा? कोई तो कारण होंगे जिसकी वजह से किसी जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, गंगा के मैदानों में ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहीं अगर मैं हिमालय के ऊपर चढ़ जाऊं, गंगा के मैदानों से थोड़ा और नॉर्थ में जाके हिमालय के ऊपर चढ़ जाऊं, उतनी पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलती। कोई तो कारण होंगे जिनकी वजह से वो पॉपुलेशन इफेक्टेड हो रही है, प्रभावित हो रही है। किसी जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, सेटलमेंट का मतलब होता है लोगों का अधिवास, रहना। किसी जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, किसी जगह पर कम लोग रह रहे हैं, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा लोग रह रहे होंगे या किसी जगह पर कम लोग रह रहे होंगे। वो कारण क्या होंगे, वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वो कारक क्या होंगे, वो सब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। देन आती रीजनल प्लानिंग। जब हम सेटल होना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो हम एक प्लानिंग करके बसते हैं। आपने देखा होगा जैसे भारत में कहा जाता है चंडीगढ़ एक बहुत बढ़िया प्लानिंग किया हुआ शहर है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हमें देखने को मिलती है, बहुत अच्छे राइट एंगल पे सारी सड़कें एक दूसरे को काटते हुए हमें नजर आती है। वो प्लानिंग तो की गई होगी पहले, तभी तो वो वैसा काम जो है वो आपको आज देखने को मिल रहा है। ऐसी ही प्लानिंग हम अगर हिस्ट्री में भी देखें तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ शहर जो है वो ऐसा पहली बार बसाया गया होगा। हम आज से 5,000 साल पहले जब देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसी प्लानिंग देखने को मिलती है। तो वो प्लानिंग जो की जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा ह्यूमन लाइफ पर, डेली लाइफ पर, एनवायरनमेंट पर, ओशियंस पर, जो क्लाइमेट है उस पर, इन सब चीजों पर क्या इम्पैक्ट आता होगा, इन सब चीजों पर क्या प्रभाव आता होगा, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं यहाँ इस रीजनल प्लानिंग के अंदर, प्रादेशिक आयोजन के अंदर। और लास्ट आता है एक बहुत ही अलग टाइप का पार्ट, जो जनरली बच्चे सोचते हैं कि ऐसा पार्ट तो सर पीएसआईआर में आता होगा, या ऐसा पार्ट जो है वो फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट्स में आता होगा, जहाँ पे लोग सोच रहे हैं, कुछ अलग अलग सिद्धांत दे रहे हैं, अलग अलग थियरीज दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा होता है, ऐसा करो करने पर ऐसा होता है। कुछ थियरीज जो हम देखते हैं, कुछ सिद्धांत जो हम देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, और कुछ अपने मन से दिए हुए सिद्धांत जो हैं, वैसे कुछ सिद्धांत हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ मॉडल्स देखने को मिलते हैं, कुछ थियरीज हमें देखने को मिलती है, और कुछ नियम दिए हुए हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, मानव के अंदर, मानव जिस प्रकार से इस अर्थ पर रह रहा है उस सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता होगा, क्या चीजें प्रभावित होती होंगी, किस तरीके से एक दूसरे पर इंटर रिलेशन जो है, अंतर संबंध जो है वो हमें देखने को मिलता होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जो बच्चे दूसरे पीएसआईआर के या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या फिलोसॉफी के ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा ऐसी बहुत सारी थियरी पढ़ते सर हम, वहाँ तो भर भर के थोक के भाव हमें ऐसी थियरीज देखने को मिलती है। वैसी कुछ थियरीज यहाँ ज्योग्राफी में भी अप्लाई होती हैं, और उन थियरीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। इस तरीके से ये हमारा सिलेबस जो है वो पढ़ने के दृष्टिकोण से अलग अलग किया गया है। मैं कई बार ये बात बच्चों को समझाता हूँ कि सिलेबस में टॉपिक्स अलग अलग दिए होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं, चीजें सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको हम एक साथ क्योंकि समझ नहीं पाते, हम एक साथ बहुत सारे एस्पेक्ट को एक साथ लेकर के चल नहीं पाते, इसलिए हम उस सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप इस एक पार्ट को समझिए, इस दूसरे पार्ट को समझिए, इस तीसरे पार्ट को समझिए, इस चौथे पार्ट को समझिए, इस पांचवें पार्ट को समझिए, फिर सबको एक साथ भी समझना है। ये पार्ट, ये चीज कई बार बच्चे भूल जाते हैं। मैंने एक पार्ट पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया मेरा काम, दूसरा पार्ट समझ लिया, हो गया मेरा काम, पहले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये गलती जो है वो हमें नहीं करनी है, चाहे हम जीएस पढ़ रहे हो चाहे हम ऑप्शनल पढ़ रहे हो। मतलब यूपीएससी की दुनिया में तो हम ये गलती कर ही नहीं सकते कि हम आपस में रिलेशन बिठाना भूल जाएं, चीजों का आपस में इंटरकनेक्शन बिठाना भूल जाएं। ये गलती यूपीएससी की दुनिया में की ही नहीं जा सकती। और जनरली बच्चे यही सोचते हैं, जो स्कूल लेवल पर या जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है, वट एवर भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, आप साइंस स्ट्रीम के रहे हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम के रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के रहे हो, बच्चों के दिमाग में यही होता है हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है। अगर मैंने ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी में ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं, सबका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे क्या करना है, एक चीज को पढ़ना है, जा करके वहां एग्जाम में लिख करके आ जाना है, बस मेरा काम हो गया। ये बहुत बड़ी गलती जो है वो साबित हो जाती है यूपीएससी की फील्ड में। आपने जब तक ग्रेजुएशन किया है, स्कूलिंग की, तब तक चल जाता है सब कुछ, ग्रेजुएशन यूपीएससी की दुनिया में ये सब नहीं चलता है।
और जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपको ये गलतियां नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, सर आप टाइम पास बहुत करते हो। बच्चों का एक कमेंट ये भी होता है, सर आप टाइम पास बहुत करते हो। ये सब तो हम वहाँ पढ़ के आए हैं, स्कूल में पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन या स्कूल में आप ये पढ़ के आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में रिलेशन निकालना नहीं पढ़ के आए हैं या नहीं सीख के आए हैं। वही तो करना है, यूपीएससी वही चीज करती है। आप एक कोई भी क्वेश्चन मेंस का उठा करके देखिए, वो आपको हर चीज को एनालाइज करने को पूछ लेगा। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वो वहां की ज्योग्राफी भी पूछ लेगा उसके अंदर, वहां की इकोनॉमी भी पूछ लेगा उसके अंदर। तो रिलेशन बिठाना आना जरूरी है। यहाँ पर भी सेम ऑप्शनल के अंदर भी जब हम जा रहे हैं तो इन सब सब्जेक्ट्स के बीच का इंटर रिलेशन देखना बहुत जरूरी है। जब आप किसी एक क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे, ऑप्शनल का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर इसमें से दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो इनमें से दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा हो सकता है, दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स को एक साथ पूछ रहा हो सकता है। तो रिलेशन बिठाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, बात समझ आ रही है आप सभी को? गुड। अब हम इसमें से एक टॉपिक को लेकर के चलते हैं, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स दिए हैं, ये यूपीएससी नहीं दिए हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मन से लिख रहा हूँ, ये यूपीएससी के सिलेबस में साफ साफ ये सारे वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। बस वहां पर कॉमा लगा लगा करके एक साथ लिखा हुआ था एकदम पैराग्राफ की फॉर्म में। मैंने सबको अलग अलग कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें चीजों को, या टॉपिक्स को अच्छे से आप जो है ग्रेस्प कर सकें। ओके, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म जो होते हैं, स्थलाकृतियां जो होती हैं, उनके विकास में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से कारक जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्या कारण होते होंगे जिनकी वजह से कहीं पहाड़ दिखाई दे रहा है, कहीं पर्वत दिखाई दे रहा है, कहीं मैदान दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ कारण तो होते होंगे। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, उस पर कुछ फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। कुछ ये, अगर हमारी अर्थ है तो इस अर्थ के ऊपर कुछ काम कर रहा होता है, कुछ अंदर की तरफ से काम कर रहा होता है। जो अंदर से काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, या हिंदी में कहा जाता है अंतर्जात बल। और जो बाहर से काम कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, या हिंदी में कहते हैं बहिर्जात बल। तो वो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या इंपैक्ट डालते होंगे पृथ्वी पर, या ह्यूमन जो हमारी सरफेस है उस सरफेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता होगा, क्या प्रभाव आता होगा, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ को जो हम तीन पार्ट में बांटते हैं, एक क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे कोर होता है। ऐसे जो तीन पार्ट्स में हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज क्रस्ट, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं उसको। वो भूपर्पटी या क्रस्ट जो है उसका उद्गम कैसे हुआ होगा, ओरिजिन कैसे हुआ होगा, और आज जिस रूप में वो दिख रही है वैसी कैसे बनी होगी। देखिए, हर चीज में परिवर्तन आते हैं। आपने एक कहावत हमेशा ही सुनी होगी, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन हर चीज में आते हैं, अर्थ के साथ भी ये चीज अप्लाई होती है। भले ही अर्थ की एज हम बहुत ज्यादा देखते हो, उम्र बहुत ज्यादा देखते हो, लेकिन उम्र के अनुसार हर एक व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं। आपकी उम्र छोटी है, अर्थ के रेस्पेक्ट में आपकी उम्र छोटी है, लेकिन क्या आप में परिवर्तन नहीं आए? आज से 5 साल पहले जैसे आप थे क्या वैसे आज हो, या आज से 10 साल बाद जैसे होंगे क्या अभी जैसे हो वैसे ही रहोगे? चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, शारीरिक रूप से आएंगे, मानसिक रूप से आएंगे, बौद्धिक रूप से आएंगे, आर्थिक रूप से आएंगे, बहुत सारे लेवल पर आएंगे। तो अर्थ पर भी चेंजेस आते हैं। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसे बना होगा और उसमें क्या चेंजेस आए होंगे, समय के साथ में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे, वो सब हम यहाँ स्टडी करते हैं। उसके बाद पृथ्वी का एक चुंबकत्व होता है, आपने कई बार देखा होगा, ऐसे फोन में कंपास निकाल करके लोग घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए ऐसे से घूमते रहते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये है वो है, दिखाना शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए ऐसे दिखाते रहते हैं। किसी को जरूरत भी होती है, 99% जो लोगों को जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। 1% ऐसे भी होते हैं जिनको जरूरत होती है। तो वो चुंबकत्व आया कहाँ से, वो कहाँ से निकाल रहे हैं हम? मैग्नेटिक सेंसर। सर आप बोलोगे सर फोन में एक मैग्नेटिक सेंसर लगा होता है, वो निकाल के दे देता है। वो मैग्नेटिक सेंसर कहाँ से सेंस कर रहा है भाई?
मैग्नेट कहाँ से आ गई, यहाँ पर मैग्नेट कहाँ से आ गई, यहाँ पर चुंबक कहाँ से आ गई, वो चुंबक कहाँ से आई, उसका आंसर जो है यहाँ पर मिलता है। जियोमैग्नेटिज्म जो है, भूचुंबकत्व जो है वो कैसे बनता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, क्या वो परिवर्तित होता रहता है नहीं होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इन सब चीजों को हम इन डेप्थ यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद बात आती है अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं। पृथ्वी के अंदर क्या है, अर्थ की सरफेस से नीचे जाएं तो अंदर क्या हमें नेचुरली देखने को मिलता है, प्राकृतिक दशाएं हमें क्या देखने को मिलती है। अभी अभी रिसेंटली आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, एक सागर मिल गया पूरा पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट के नीचे पूरा एक सागर मिल गया हमें, अभी अभी रिसेंटली देखा होगा, 8-10 दिन पहले न्यूज में हमने देखा था करंट अफेयर्स में। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या होता है, अंदर क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, वो सब चीजें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस होती है। उसके बाद जियो सिंक्लाइंस, भू अभिनति, जो सिंक्लाइंस हमें बनते हुए दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या इंपैक्ट आता होगा, नेचर पर क्या इंपैक्ट आता होगा, हम पर क्या इंपैक्ट आता होगा, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर आपने एक थियरी पढ़ी होगी, जीएस में भी पढ़ते हैं हम इसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वैगनर अंकल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक थियरी देते हैं कि कॉन्टिनेंट पूरे घूम रहे हैं, जैसे हम घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, इस गली से उस गली, इस कमरे से उस कमरे जाते रहते हैं, वैसे कॉन्टिनेंट भी घूमते रहते हैं अर्थ की सरफेस पर। ये कॉन्टिनेंट आज से 1 लाख साल पहले देखोगे तो कहीं और मिलेगा, 1 करोड़ साल पहले देखोगे तो कहीं और मिलेगा। तो कॉन्टिनेंट्स घूमते रहते हैं, वो कैसे घूमते रहते हैं, उनके पीछे क्या कारण होते होंगे, वो सब चीजें हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर। देन आती है आइसोस्टेसी। अगर कॉन्टिनेंट्स घूमते रहते हैं, एक कॉन्टिनेंट उठ करके यहाँ से दूसरी जगह चला गया तो यहाँ पर तो खड्डा हो जाना चाहिए, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इस जगह से अगर कॉन्टिनेंट उठ के दूसरी जगह चला गया तो यहाँ पर खड्डा हो जाना चाहिए। अगर कॉन्टिनेंट यहाँ से दूसरी जगह उठ करके गया है तो वहां पर कॉन्टिनेंट एक के ऊपर दूसरा आ जाना चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं है, क्या चेंजेस आ जाते होंगे, कैसे ये आपस में बैलेंस कर लेते होंगे, दैट इज आइसोस्टेसी। समस्थिति, वो समान स्थिति, एक जैसी स्थिति, आइसोस्टेसी कैसे बनी रह जाती होगी, इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। फिर एक बहुत जबरदस्त चीज आती, प्लेट टेक्टोनिक। बहुत सारे क्वेश्चंस का एक रामबाण इलाज, बहुत सारे जो क्वेश्चन जनरली जियोग्राफर्स के दिमाग में हमेशा से रहे हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, कहीं माउंटेन क्यों बनते होंगे, कहीं ओशिन क्यों होता होगा, कहीं वॉल्केनोज क्यों देखने को मिलते होंगे, कहीं अर्थक्वेक क्यों देखने को मिलते होंगे, ऐसे बहुत सारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं उन सबका एक ही रामबाण इलाज जो है वो निकाल करके लाया गया, दैट वाज प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कैसे आया, उसके पीछे भी कई सारे कारण रहे, बहुत सारे फैक्टर्स रहे, बहुत सारी थियरीज उससे पहले आई, फिर उन बहुत सारी थियरीज को मिला करके मर्ज करके एक थियरी दे दी गई जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कह दिया गया। तो उससे पहले कौन से सिद्धांत आए, बाद में क्या हुआ, कैसे ये हमारे अर्थ पर जो सारी चीजें हम देखते हैं नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो देखते हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस होते हैं हमारे साथ में। उसके बाद में रीसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग, जो पर्वत बनते हैं, पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, उस पर कुछ रीसेंट व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अभी नए नए विचार जो हैं, अभिनव विचार जिनको हम कहते हैं, वैसे अभिनव विचार हमें देखने को मिलते हैं। सर PSIR ऑप्शनल के लिए हो चुका ऑलरेडी, एसोसिएशन जो है बहुत सारे हो चुके हैं, आज जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहा है। जो ऐसे ही आपको अगर दूसरे ऑप्शनल लेने तो हमारे चैनल पर सब कुछ है, जो बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर सारे ऑप्शनल के जो सिलेबस एनालिसिस हैं वो आपको मिल जाएंगे, डिटेल्ड, इन डिटेल, इन डेप्थ आपको मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद वॉल्केनिसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, ज्वालामुखी क्यों बनते होंगे, क्या कारण होते होंगे, अर्थक्वेक सुनामी क्यों बनते होंगे, क्या कारण होते होंगे। जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, भू आकृति के जो चक्र हैं, भू आकृतियां बनती रहती है खत्म होती रहती है, माउंटेन्स बनते रहते हैं खत्म होते रहते हैं, वैलीज घाटियां जो है बनती रहती है खत्म होती रहती है, वो उनका चक्र कैसे चलता रहता है, साइकिल्स कैसे चलती रहती है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी, जो चीज बन रही है उस पर एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं, बहिर्जात बल काम करते हैं, सरफेस के ऊपर के दूसरे फोर्सेस जो हैं वो काम करते हैं, वो फोर्सेस किस तरीके से उनको इम्पैक्ट करते होंगे, प्रभावित करते होंगे, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद चैनल मॉर्फोलॉजी, जो बहता हुआ पानी है वो कुछ चैनल्स का फॉर्मेशन करता है,
कुछ अलग 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 चैनल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पानी अपना एक रास्ता बना लेता है जिसको हम चैनल कहते हैं, जिसके अंदर हमेशा फ्लो करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो चैनल्स पर क्या इम्पैक्ट आते होंगे, चैनल्स की मॉर्फोलॉजी जो है वो कैसे प्रभावित होती होगी, कैसे इम्पैक्ट होता होगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। इरोजन सर्फेसेस, अपरदन अपरदन पृष्ठ, अपरदन इरोजन एक बहुत ही जबरदस्त घटना है, बहुत ही जबरदस्त फिनोमिनन है, जो डेन्यूडेशन का प्रोसेस डेन्यूडेशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अनाच्छादन की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो इरोजन जो है उसको खत्म भी करता रहता है, अपरदन जो है उसको खत्म भी करता रहता है। तो वो किस टाइप से खत्म होता होगा, इरोजन क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्या प्रभाव आते होंगे, क्या इंपैक्ट आते होंगे, कौन सी फैक्टर से इरोजन ज्यादा होता होगा, किन फैक्टर्स की वजह से इरोजन कम होता होगा, वो सब पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्लोप डेवलपमेंट, प्रवणता विकास। हम जो स्लोप देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के स्लोप, कहीं स्लोप ज्यादा है, कहीं ढाल कम है, कहीं ज्यादा है, ये सारे स्लोप सरफेस पर हमें क्यों देखने को मिलते होंगे, ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं डिटेल में। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब कुछ जो पढ़ा है इसको अप्लाई करने की बात भी यहाँ पर करते हैं। ये बहुत डिफरेंट चीज है कि हम सिर्फ थियरी थियरी पढ़ लेते हैं, उसको अप्लाई कभी नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली अर्थ पर अप्लाई करके देखते हैं कि वास्तव में ये सब चीजें जो सारे कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं वो अर्थ पर अप्लाई होंगे कैसे, क्या फायदे होते हैं हर एक चीज के, क्या नुकसान होते हैं हर एक चीज के, हम कैसे हमारे लिए उसको काम में ले सकते हैं। आप एज ए सिविल सर्वेंट भी यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आप एज ए सिविल सर्वेंट भी किस प्रकार से इस चीज को यूज कर पाएंगे, जो चीज जो नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर रहे हैं उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आप एक शहर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कैसे वहां पर आप किसी फ्लड की स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे, या कैसे किसी ड्रॉट की स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे जो एक्सट्रीम हीट की कंडीशन है, हीट वेव्स की कंडीशन है, उसको हैंडल कर पाएंगे। उपाय आपको ही निकालने होंगे, कोई आपके पास में कोई ऐसी वो मैनुअल नहीं है कि मैनुअल पढ़ लिया इसमें लिखा था ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, वैसे हमने कर लिया सर कलेक्टर बनने के बाद। आपको खुद ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, और डिसीजन लेने के लिए जो बौद्धिक स्तर चाहिए, जो इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए, वो इधर पढ़ करके आएगी, ये सब कुछ पढ़ करके फिर आपके अंदर डेवलप होगी। और इसके बाद भूजल विज्ञान, जियो मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, आर्थिक भूविज्ञान और पर्यावरण, वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई थी। आपस में इन सब का कनेक्शन जो है वो हमें करना होगा, तो वो आपस में इन सब का कनेक्शन जो है यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा एक पहला सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 जो हमारा जियोग्राफी ऑप्शनल का होता है उसका पेपर 1 का पहला सेक्शन भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसके अंदर हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा रहता है, सर बुक्स कौन सी पढ़े, किस किताब से पढ़े, तो मैं हर एक सेक्शन के साथ में आपको बुक्स जो है वो बताता चलूंगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन को जिसको हमने आज डिस्कस किया है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो पहले आपको एनसीईआरटी हमेशा पढ़नी होंगी, पहले हमेशा। मैं भले ही जीएस की बात करूं, भले मैं ऑप्शनल की बात करूं, आपको एनसीईआरटी जो नॉलेज दे सकती है, बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा करके ऊपर लाने का काम जो है वो एनसीईआरटी ही करेगी। आपका एक इतना बैकग्राउंड बन जाएगा एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद कि हाँ अब हम किसी एक और बुक को पढ़ें तो हमें समझ आने लगेगी, वो किताब जो है वो पुस्तक जो है वो अब हमें समझ आने लगेगी। तो उसके लिए एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से समझना होगा, ना कि पढ़ना होगा। पढ़ने का मतलब बच्चे सोचते हैं रटना होगा, रटना नहीं है, समझना होगा। फिर इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वालों का मामला थोड़ा अलग अलग चलेगा। इंग्लिश में एक बुक आती है जीसी लियोंग, आपने नाम सुना ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ने सुना होगा जीसी लियोंग। जीसी लियोंग बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे डायग्राम्स जो हैं उसके अंदर, और बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई किताब है जो हर एक कॉन्सेप्ट को समझाती है। तो जीसी लियोंग के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में नहीं आती है बुक। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली जीसी लियोंग के साथ जा सकते हैं, हिंदी में जीसी लियोंग अवेलेबल नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक समझ आ जाती है वो बिल्कुल जीसी लियोंग के साथ जा सकता है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा सर और भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल के लिए, इतना तो सर जीएस में ही पढ़ते हैं हम, एनसीईआरटी तो जीएस में ही पढ़ते हैं, तो अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अलग से पढ़ने के लिए एक जियोमॉर्फोलॉजी की बुक आती है जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स की होती है, पी दयाल जिसके ऑथर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो दोनों के लिए एक जैसा कंटेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है पी दयाल बुक में। थोड़ी सी एरर्स हैं इस बुक के अंदर, बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टाइपो एरर जिसको हम कहते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, वो देखने को मिलती है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहीं हिंदी में भी मिस्टेक्स हैं, ऐसी मिस्टेक्स जरूर देखने को मिलती है। बट बुक काफ़ी अच्छी, कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है,
पी दयाल बुक के अंदर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। और ग्रेजुएशन में जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए ये ही है बुक जो है वो लिखी गई है। एक बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल ऑथर है पी दयाल, भारत के ही ज्योग्राफर हैं बट इंटरनेशनल लेवल की हस्ती हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये बुक है। इसके अलावा एक और बुक आती है जियोमॉर्फोलॉजी, जो सविंद्र सिंह जो है वो एक ऑथर है, उनकी बुक आती है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है अगेन। तो आपको हिंदी वालों को ऐसा नहीं लगेगा कि हिंदी के लिए कोई अलग बुक है, इंग्लिश के लिए कोई अलग बुक है। इंग्लिश वालों की इंग्लिश बुक का लेवल कुछ अलग होगा, हिंदी वालों का अलग होगा। हमको कम पढ़ लिखा, हमारी बुक में कम लिखा गया होगा, इंग्लिश में ज्यादा लिखा गया होगा। जनरली जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हिंदी वालों के अंदर, हीनता का जो भाव होता है, वो यहाँ नहीं होगा कम से कम, क्योंकि सेम बुक्स जो है वो दोनों में मिल रही है। इसके अलावा इंग्लिश के ऑथर्स के लिए एक, इंग्लिश के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेन ऑथर्स के साथ भी जा सकते हैं। फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी ल्यूक्रेटिव बुक्स होती हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स और बहुत अच्छी लैंग्वेज के साथ में उनको एक्सप्लेन किया होता है। तो जैसे कि आपने एक बहुत बड़े ज्योग्राफर का नाम सुना होगा, एलन स्ट्रॉलर। एलन स्ट्रॉलर की बुक आती है इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी, इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। या फिजिकल ज्योग्राफी मेड सिंपल, रिचर्ड ब्रायंट, रिचर्ड ब्रायंट की एक बुक आती है, उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक के साथ अगर आप जाएंगे तो वो कंप्लीट सिलेबस कवर करती हुई आपको नहीं दिखाई देंगी। कुछ सिलेबस से ज्यादा भी वहां आपको मिल सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है जो सिलेबस में है लेकिन इस बुक में आपको ना भी मिले, क्योंकि ये किताबें आपके सिलेबस के लिए नहीं लिखी गई थी। ये जिस भी फॉरेन ऑथर ने जहां भी लिखी है, किस कोई मान लीजिए यूके का ऑथर होगा, कोई मान लीजिए यूएस का ऑथर होगा, कोई न्यूजीलैंड का ऑथर होगा, तो उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए ये बुक्स जो है वो लिखी है। तो आप इनसे जा सकते हैं इनके साथ में। सर इनमें से एक या दो ही पढ़नी है या सारी पढ़नी है? देखिए अगर मैं सही बात कहूं तो आप इनमें से एक भी नहीं पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी को छोड़ करके बाकी एक भी नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे पता है जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सोच लेते हैं सर आपने ऐसे 20 सेक्शन है, 20 सेक्शन के लिए कम से कम 10 किताबें तो मैं बता ही दूंगा आपको, तो 10 किताबें हम उठा के ले आए, लेकिन उन 10 में से एक भी किताब ऐसी नहीं थी जो हम पूरी पढ़ पाए, हम सिर्फ और सिर्फ आपके नोट से ही पढ़ते रह गए। तो सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स और एनसीईआरटी के साथ जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप उसके बाद भी टाइम आपको मिलता है, आप अभी 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, 3 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आपको टाइम मिलता है कि हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने आपके क्लासरूम नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद भी समय मिलता है, तो आप ऐसी किसी किताब के साथ में जा सकते हैं, जैसे कि पी दयाल, जैसे कि सविंद्र सिंह, ऐसी किसी बुक के साथ में जा सकते हैं। ये बुक्स जो हैं वो आपका सिलेबस कवर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये बुक्स बहुत ज्यादा महंगी भी है। एक एक किताब, जैसे एलन स्ट्रॉलर की किताब आती है 23,000 के अराउंड, 23,000 के आसपास, इतने में तो सर हम पूरी लाइब्रेरी घर पे बना लेंगे, ऐसी 100 किताबें जो है वो खरीद लेंगे, तो काफी महंगी किताबें हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होगा एनसीईआरटी और नोट्स जो हैं उनके साथ में करते रहें। जिस दिन आपको लगे कि सर हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ ली, हमने नोट्स को भी 10 बार रिवाइज कर लिया, 20 बार रिवाइज कर लिया, तब आप किसी बुक के साथ जाएं, वही बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि इतना समय नहीं होगा आपके पास में, जीएस की तैयारी करना, जीएस में 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें, उसके बाद में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, समय ही नहीं होगा कि आप किसी ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग मोटी मोटी किताबें, 800 1000 1000 पेज की किताबें जो हैं वो पढ़ पाएं, समय होगा नहीं आपके पास में। तो आप नोट्स के साथ में टिके रहें। जिस दिन नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, बहुत बार रिवाइज कर लिया सर हमने, 20 20 बार, 30 30 बार, 50 50 बार रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तब किसी बुक के साथ जाने की प्रयास जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर है? ओके, अब मैं आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है वो आपके सामने ले आता हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमारा बैच जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर जो आ रहा है मंडे, उससे स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही नॉमिनल फी में 20,000 रुपीज की फी में आप लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो रहा है, जिसमें पेपर 1 जो है वो उजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी, और पेपर 2 जो है इंडियन ज्योग्राफी वाला, उसमें मेरी लाइव क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो अफोर्डेबल बना रहे। अगर सारी क्लासेस लाइव होती तो इसकी कोर्स की फी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, फिर आप लोगों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते आप लोग, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। इस वजह से हमने इसको अफोर्डेबिलिटी के फैक्टर को देखते हुए, वहन करने के कारक को देखते हुए कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है हाइब्रिड मोड में, कि पेपर 1 जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, और पेपर 2 जो है वो लाइव क्लासेस मेरे साथ में आपकी रहेंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चा ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहता है। जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है
ओजांग सर की रिकॉर्डेड क्लासेस, उनको भी पेपर 2 की लाइव क्लासेस मेरी जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी हड़बड़ी मची हुई है, पूरे इंडिया के अंदर हड़बड़ी मची हुई है कि ओजांग सर जो है वो 99 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में सी सेट का कोर्स और प्रीलिम्स का बैच जो है वो लेकर के आए हैं। तो बहुत जबरदस्त हड़बड़ी है, देखने को मिल रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी यूट्यूब पर, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं सब हिल गए हैं। तो बहुत बड़ी मुहिम जो है वो यहाँ पर हमने स्टार्ट करी है, ताकि जो बच्चा गरीब है, जो वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी यूपीएससी की तैयारी जो है वो कर सके। तो सी सेट का कोर्स मात्र 99 रुपीज में, और जीएस पेपर 1 जो है हमारा, उसका कोर्स मात्र 99 रुपीज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जितना जल्दी इसे ज्वाइन करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। हो सकता है कि इसकी कोर्स की फी जो है वो बढ़ जाए, या हो सकता है कि आगे सर्वर डाउन का इशू या ऐसे ऐसे टेक्निकल इश्यूज जो है वो आपको देखने को मिल जाए। इसलिए जितना जल्दी इसे ज्वाइन कर सकें उतना आप करें। बार बार वेबसाइट जो है वो हमारी हैंग हो जा रही है, इतने बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा यूपीएससी देना चाहता है उसी के काम आएगा। यूपीएससी का सिलेबस आप जानते हैं कि नेशनल और स्टेट लेवल के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है 10%, 20%, 50%, लगभग 100% भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली आपका वो पार्ट जो है वो कवर होगा इसके अंदर। 100 डेज की क्लासेस जो है ये हमारी रहेंगी। ओके, चलिए, तो अब मैं सेशन को एंड करूंगा, सेशन काफी लंबा हो चला है। तो अब सेशन को मैं एंड करने जा रहा हूं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं तो डेफिनेटली उसे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी बहुत सारे सेशन ऐसे होंगे जिसके अंदर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।